morning guys, hope you are fine. Today we are going to start with non-aqueous solvents chapter. Today we are going to start with the non-aqueous solvent chapter. Non-aqueous solvent chapter. So आइए देखते हैं non-aqueous solution chapter को पढ़ते हैं. Most of the chemical reactions are carried out in solutions and behavior of substances also depends upon the nature of solvent. ठीक है. अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? एक्वस मीन्स वाटर होता है, एक्वस मीन्स वाटर होता है, नॉन एक्वस मीन्स जो वाटर के बिना होते हैं, और सॉल्वेंट्स मीन्स जो सल्यूट और सॉल्वेंट. सल्यूट एक हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया. ठीक है. उससे हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. अब देखो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. एक्वस जो है, अगर हम एक्वस की बात करें, एक्वस हमारा वाटर है. एक्वस हमारा क्या है? वाटर. ठीक है. एक्वस इज वाटर. एक्वस इज वाटर. ठीक है. अगर मैं क्या कहते हैं नॉन एक्वस की बात करूँ, चैप्टर का नाम ही नॉन एक्वस है, तो मीन्स विदाउट वाटर, अदर देन सॉल्वेंट. कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है पानी से, मतलब कि वाटर अदर देन वाटर भी हो सकता है. ठीक है. और ठीक है, एक एक्वस का मतलब पानी होता है, नॉन एक्वस का मतलब विदाउट वाटर. ठीक है. और सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमारा सॉल्यूशन बनता है. ठीक है. सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. ठीक है. ये देख लो, जो एक्वस है वो वाटर है, नॉन एक्वस मीन्स विदाउट वाटर है, अदर देन वाटर है, सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. ठीक है. ये देखो, एक्वस मतलब पानी. ठीक है. एक्वस मतलब वाटर, नॉन एक्वस मतलब विदाउट वाटर, अदर देन वाटर, और सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. ये देख लो, ये देख लो. आगे चले. सो गाइस, हमें पता चल गया नॉन एक्वस का मतलब विदाउट वाटर होता है. एक्वस मीन्स वाटर होता है, नॉन एक्वस मीन्स विदाउट वाटर अदर देन सॉल्वेंट. पानी से विदाउट वाटर से कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है. सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द सोल्यूशंस एंड द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. अब हमने क्या कहते हैं, हमें पता है जो क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द रेडी अवेलेबिलिटी एज ऑफ द प्यूरिफिकेशन टुगेदर with its favorable physical and chemical properties such as क्या कहते हैं, as long liquid range, high dielectric constant and heat of volatilization. ठीक है. वाटर न्यूट्रल होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन पॉइजनस होता है. इट कैन देयरफॉर बी handedly safely. The properties of water make it an excellent and useful solvent for a large variety. ठीक है. large variety of substances. In fact, the excellent properties of water have been hindered the development of the non-aqueous solvents. The solvents other than water which are used for carrying out chemical reactions are called as non-aqueous solutions. Non-aqueous solutions मतलब जो other than water होते हैं. The solvents which are other than water which are carried for the chemical reactions to be carried out is known as non-aqueous, means without water. Non-aqueous means कोई और solvent भी हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता. Non-aqueous means पानी नहीं हो सकता पर अदर कोई और अदर सॉल्वेंट हो सकता है पर वाटर नहीं हो सकता. ठीक है. सो द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर विच आर यूज फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस. Attempts have been made to find out some other substances which could behave as a good solvents like water. पानी से भी ज़्यादा और कौन सा अच्छा गुड सॉल्वेंट हो सकता है, लाइक बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है. ठीक है. ठीक है. ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, डिसॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर. नाउ देयर आर मेनी अदर सॉल्वेंट्स लाइक लिक्विड अमोनिया हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, लिक्विड HF हो सकता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है.
ठीक है, which have been used frequently. In the present unit we shall discuss the briefly the important features of non-aqueous solutions such as NH3SO2. ठीक है, तो हमने अभी तक नॉन एक्वस सोल्यूशन में क्या पढ़ा कि नॉन एक्वस का मतलब अदर देन वाटर, मतलब पानी नहीं है हो सकता पर कोई और सॉल्वेंट हो सकता है विदाउट वाटर. ठीक है, तो हम सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. अदर देन द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड एज द नॉन एक्वस सोल्यूशंस. ठीक है, आगे हम पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, द यूजफुलनेस ऑफ द सॉल्वेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट मे बी हेल्प इन कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन एंड सेपरेट द प्रोडक्ट्स मोर कन्वीनियंटली. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिटरमाइन द टेम्परेचर रेंज. ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताता है टेम्परेचर रेंज कैसा है. विद इन द सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट विद अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर. Since most of the reactions in the solvent system are carried out in liquid phase, the melting and boiling point give the temperature range within the solvent is useful. The boiling and melting point for some common solvents are given in the table. ये देखो टेबल दिया हूँ. अब the solvents other than water means H2O. ठीक है, are known as non aqueous solutions. ठीक है, ठीक है, और नॉन एक्वस सोल्यूशन में और कौन सा हो सकता है. ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल. ठीक है, मतलब अदर वाटर से अदर देन और अल्कोहल्स, वाटर से अदर देन और एक्वस सॉल्वेंट्स, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन. पर पानी नहीं हो सकता पर अदर सॉल्वेंट हो सकता है. पानी नहीं हो सकता पर अदर सॉल्वेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं. जैसे सल्यूट प्लस क्या कहते हैं सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है. ये देखो, फिर आगे हमने अभी पढ़ा कि वाटर से अदर देन और कोई सॉल्वेंट हो सकता है, उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे. फिर हमने कहा कि अदर देन सॉल्वेंट कौन से हो सकता है. बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, और साथ में ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है. और फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड रेंज पे बताया कि ये टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करती है. ठीक है, ये बताया हुआ है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज पे अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर सिंस द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लिक्विड फेज. सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज within a solvent is useful. आगे हमारे पास है हीट ऑफ फ्यूजन. आगे इट इज़ टेबल दिया हुआ. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द बर्ब टेबल द वाटर हैज़ एन एक्सलेंट लिक्विड रेंज. हो सकती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. एसिटिक एसिड कैन ऑल्सो बी एज अ सॉल्वेंट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स while the NH3SO2 can act as a solvent only under low pressure temperatures. Again, heat of fusion. The heat of fusion and the heat of vaporization help to know the nature and strength. कैसी nature and the strength of the forces which can hold the molecules of the solvent together in a solid or liquid phase. As we know, the amount of heat absorbed by the 1 mole of substance to change from solid to liquid state is called as the heat of fusion. Heat of fusion क्या दिखाता है? Heat of fusion क्या बताता है? Heat of fusion दिखाता है कि हमारा क्या कहते हैं nature और strength of the forces which can hold the molecules of the solvent together in the solid or liquid phase. Heat of fusion दिखाता है कि 1 mole of substance, 1 mole of substance कितना चाहिए हमें to change from solid to liquid phase. ठीक है, heat of fusion means melting होती है. fusion means melting होती है. fusion का मतलब क्या होता है? melting means 1 mole of the substance to change from the solid to liquid state is called as the molar fusion. Similarly, the heat absorbed by the 1 mole of substance to change from the liquid to vapor phase is called the molar heat of vaporization. Larger the value of heat of fusion or the heat of vaporization, stronger will be the intermolecular binding forces in the solid or intermolecular क्या है? बाइंडिंग फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर क्या है? बाइंडिंग फोर्सेस इन द सॉलिड और लिक्विड फेज रिस्पेक्टिवली.
ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, मेल्टिंग है। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए टू चेंज फ्रॉम द सॉलिड और टू लिक्विड फेज, ठीक है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिखाता है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब्ड होगी बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेज, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद सम इंसाइट इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताते हैं। डिटरमाइन द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। इसका टॉरियन कांस्टेंट क्या होता है, ई डेल्टा एच इवेपोरेशन टी बी इज इक्वल टू टॉरियन कांस्टेंट। सो हमने हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग होता है। सबसे पहले हमारा है हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग होता है। हीट ऑफ फ्यूजन दिखाता है कि कितना चेंज चाहिए, 1 मोल ऑफ हाउ मच चेंज हीट, हाउ मच 1 मोल ऑफ हीट कैन बी चेंज फ्रॉम द क्या कहते हैं, फ्रॉम द क्या कहते हैं सॉलिड टू लिक्विड फेस, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। एंड अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द क्या कहते हैं लिक्विड फेस टू वेपर फेस, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इवेपोराइजेशन टी बी इज इक्वल टू टॉरेंट कांस्टेंट, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज कैसी हैं, आगे है द नॉर्मल फॉर द नॉर्मल लिक्विड्स इफ द मोलर हीट्स ऑफ वेपराइजेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द कैलोरीन द बॉइलिंग पॉइंट इन द एब्सोल्यूट स्केल द टॉरेंट कांस्टेंट हैज द वैल्यू 21.5 डेल्टा एच इवेपोरेशन आर इन जूल्स और टॉरेंट कांस्टेंट इज अबाउट 90 फॉर द नॉर्मल लिक्विड्स सच लिक्विड्स एग्जिस्ट एज द इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स without any bonds between them. Higher value of Torrent constant indicates the associated molecules. For example, the common solvents like the water, ammonia, hydrogen fluoride have Torrent constant values greater than 21.5 and therefore the associated liquids, the molecules of these liquids are polar. The association of polar molecules is due to their tendency to orient themselves so that in the oppositely charged ends of the molecules come near to each other, ठीक है। आगे है the forces which can hold the molecules together in water and the ammonia of the ammonia are the same magnitude, ठीक है। forces जो hold करते हैं molecules together in the water and ammonia are called the same magnitude के, ये आपका टेबल दिया हुआ है, ठीक है। आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज द मेजर ऑफ द पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मेजर ऑफ द पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इसमें उन्होंने मेजर बताया हुआ है पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है एंड द पोलर एंड द नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है। एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू नेगेटिव ई आर टू स्क्वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पोलर नेचर बताया हुआ है, पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द नॉन पोलर सब्सटेंसेस इन द सॉल्वेंट ये बताया हुआ है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो पानी से विदाउट वाटर होते हैं, मतलब और कोई सॉल्वेंट हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता, और कोई सॉल्वेंट हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता। इसमें ईथर होता है, बेंजीन होता है, अल्कोहल होता है, और अल्कोहल पहले तो अल्कोहल होता है, ईथर होता है, बेंजीन होती है, और क्या कहते हैं इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेंज कैसी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हीट ऑफ फ्यूजन दिखाता है कि कितना मोल, हाउ मच मोल ऑफ द 1 मोल रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड फेज टू मतलब कि 1 मोल, हाउ मच मोल 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, ठीक है। सॉलिड फेज से लिक्विड फेज उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। और हाउ मच हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेज, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, हीट ऑफ फ्यूजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज होगी। इंटरमोलिकुलर क्या होगी, बाइंडिंग फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। टॉरेंट की वैल्यू होती है डेल्टा एच इवेपोरेशन अपॉन टी बी इज इक्वल टू टॉरेंट कांस्टेंट।
ठीक है। फिर अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि नेचर, पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कूलम्स लॉ पे, एफ इजिकल टू क्यू प्लस क्यू माइनस और ई आर स्क्वेयर। आगे है वेयर द क्यू प्लस एंड क्यू माइनस आर द चार्जेस ऑफ द कटाइन एंड नाइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। लेट आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द equal to the radii of the ions. E is the constant of the dielectric constant. Dielectric constant में क्या बताया, polar nature of the solvent, और the polar and non polar solvent के बारे में बताया if E is the large, ठीक है, the force will be small. अगर E की वैल्यू dielectric constant की वैल्यू large होगी तो force छोटी होगी. As a result only the small amount of energy will be required to separate the ions. Hence it is easy to dissolve and ionic substances in this. It's in the solvents of the high dielectric constants. The ionic substances will dissolve readily. With the decrease in the dielectric constant, the solubility of the ionic compounds will decrease. ठीक है। the dielectric constant ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इट इज़ आगे इसकी डिसएडवांटेज, इट इज़ क्लियर दैट अ सॉल्वेंट लाइक HF एंड वाटर आर द गुड सॉल्वेंट्स फॉर द आयनिक एंड पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट लाइक द अमोनिया SO2 विद स्मॉल वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शो डिक्रीज्ड टेंडेंसी टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स and especially those containing the multi-charge ions, for example the कार्बोकटाइंस, सल्फर्स, ठीक है, एंड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने बात की कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं। द सॉल्वर्स विच आर अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। लाइक ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं। सो हमने अभी तक बात की नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोथ द सॉल्वेंट्स विच आर अदर देन वाटर उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अल्कोहल होता है, वाटर होता है। फिर उसके बाद द सॉल्वेंट्स विच आर अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा कि क्या कहते हैं, ये डिपेंड करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे, जो हमारे टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद हमने हीट ऑफ फ्यूजन बताया। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग होता है, मतलब कितना मोल चाहिए हमें उसको सॉलिड से लिक्विड फेस करने के लिए, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। कितना हीट अब्जॉर्ब चाहिए हमें जो चेंज फ्रॉम 1 मोल ऑफ द लिक्विड फेस टू वेपर फेस, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हीट ऑफ फ्यूजन में मतलब ये सॉलिड से लिक्विड तक जाएगा। हीट ऑफ फ्यूजन में मीन्स कितना मोल चाहिए, कितना मोल 1 मोल चाहिए हमें सॉलिड से लिक्विड फेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग होती है, ठीक है। और कितना हमें हीट अब्जॉर्ब चाहिए फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन है। जितनी ज़्यादा फ्यूजन होगी, जितनी ज़्यादा वेपराइजेशन होगी, उतनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी हमारे पास, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने इसका हमने पढ़ा कि टॉरेंट कांस्टेंट पढ़ा था। टॉरेंट कांस्टेंट में उन्होंने बताया कि इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ पे, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा H इवेपोरेशन और TB इज इक्वल टू टॉरेंट कांस्टेंट। ये इसका हो गया। उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जो पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर मीन्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बताते हैं कि ये हमारा क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ पर डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास F इजिकल टू क्यू प्लस क्यू माइनस E/R², ये फॉर्मूला होता है। वेयर क्यू प्लस एंड क्यू नेगेटिव, ये हमारे क्यू नेगेटिव ये दोनों हमारे कटाइन और नाइन है, ये दोनों हमारे कटाइन और नाइन है। और ये हमारे पास E डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, R हमारा डिस्टेंस है। E डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारी कम होगी, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू सेपरेट द आयंस। इट इज़ ईजी टू डिजॉल्व एन आयनिक सब्सटेंसेस, इसमें बताया हुआ है। मतलब
ये हमारा कटाइनोन लाइन है, ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और नीचे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पे जो डिपेंड करता है। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उन्होंने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारी कम लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू सेपरेट आउट द आयंस एंड हेंस इजी टू डिजॉल्व एंड आयनिक सब्सटेंसेस, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, उसके बाद हमने बताया कि Fe और H2 जो गुड सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, पोलर कंपाउंड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, बट NH3 और SO2 एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकते हैं जो डिक्रीज कर सकते हैं डिजॉल्व कंपाउंड्स को, क्योंकि इसमें मल्टी चार्ज आयंस होते हैं, लाइक द कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, इन ठीक है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो गए वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट इज रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमें पता है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हो गया। अब वो कहते हैं डाइपोल मोमेंट हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है एज द आयनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है, हैज़ द लार्ज डाइपोल मोमेंट एंड हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जिसमें कूलम्स लॉ पर डिपेंड करता है, हमने अभी पढ़ा, और ये पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, इट इज़ रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड पर डिपेंड करता है। इन द मॉलिक्यूल ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल लार्जर इज द डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट हमने पढ़ा, पोलर नेचर कैसा इसका मीन्स ये पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड के बीच में उतनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है लार्जर इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट हैव ग्रेट टेंडेंसी टू डिसॉल्व द पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ग्रेटर पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट्स एंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज। लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी is sufficient to overcome the latest energy in the solute molecules, helps in dissolving the solute, ठीक है। मीन्स डाइपोल मोमेंट में हमारी ये पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, और ये सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हमने बताया कि जितना ज़्यादा हमारे पास पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी और उतनी ज़्यादा लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद विस्कोसिटी हमारी है, इट इज़ मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, इथेनॉल, अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हैव लो विस्कोसिटीज एंड आर हाईली फ्लूइड एंड फ्लो रैपिडली अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ऑन द अदर हैंड द एनहाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड हाई मोलिकुलर वेट, the hydrocarbons have the high viscosities and flow at much lower rates at the ordinary conditions. In solvents of the low viscosity, the operations such as the precipitation, crystallization, filtration. The viscosity में बताया कि फ्लूइडिटी के मेजर है इसका, फिर इसमें वाटर, इथेनॉल, अल्कोहल, इसमें बताया कार्बन टेट्राक्लोराइड, लो विस्कोसिटी उससे हाई फ्लूइड एंड फ्लो rapidly under the ordinary temperature. फिर इसके बाद अन्य हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाई मोलिकुलर वेट एंड हाइड्रोकार्बन्स हैव द क्या कहते हैं हाई विस्कोसिटी एंड फ्लो एट द मच लो रेट्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। फिर आगे टाइप्स मतलब कि विस्कोसिटी बताइए कि विस्कोसिटी भी अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डिफिकल्टी ऑफ द ऑपरेशंस बढ़ेगी, ठीक है। विद द इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन द डिफिकल्टी ऑफ सच ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्वेंट कौन से, प्रोनिक, ठीक है, एसिडिक, बेसिक और द आयनिक एंड नॉन आयनिक एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग। प्रोनिक एंड नॉन प्रोनिक क्या होते हैं, द सॉल्वेंट्स फ्रॉम विच द प्रोटोन्स कैन बी डिराइव्ड आर द प्रोनिक वो होते हैं जिसमें H+ साइंस होते हैं, ठीक है। H+ साइंस लाइक वाटर हो गया, HF हो गया, H2SO4 हो गया, HCN हो गया। देयरफॉर प्रोनिक विच कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, H+ साइंस होते हैं जिसमें। द सॉल्वेंट्स विच प्रोटोन्स कैन नॉट बी ऑर्डिनरी डिराइव, नॉन आयनिक जिसमें H+ साइंस नहीं होते, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट विच डू नॉट कंटेन आयनाइज्ड हाइड्रोकार्बन लाइक द SO2 हो गया, H2O4 हो गया, C6H6 हो गया, CCl4 हो गया। जिसमें H+ साइंस होते हैं उसको हम प्रोनिक बोलते हैं, जिसमें H+ साइंस नहीं होते उसको नॉन प्रोनिक बोलते हैं। जिसमें होते हैं, जिसमें मैंने टिक लगाया वो प्रोनिक है, जिसमें नहीं होते वो नॉन प्रोनिक है, मीन्स एपोप्टोटिक है। जिसमें होते हैं वो किस किस में होते हैं, देखो वाटर में होते हैं प्रोटोनिक,
इसका स्पेलिंग देख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। प्रॉनिक वो जिसमें H2SO4 हो गया, HCN हो गया, ठीक है। जिसमें नहीं होते वो SO2 हो गया, C6H6 हो गया, इसमें नहीं होते, इसमें नहीं होते, ठीक है। ये नॉन प्रोनिक है, ये वाला नॉन प्रोनिक है जिसमें मैंने सर्कल किया, दीज आर नॉन प्रोनिक। और ये जिसमें वाटर होते हैं H2SO4 HCN ये हमारे प्रोनिक है, जिसमें मीन्स H+ आइंस होते हैं। जिसमें H+ आइंस होते हैं, मैं बोल रही हूँ, फिर देखो ध्यान से सुनो। जिसमें H+ आइंस होते हैं वो प्रोनिक होते हैं, जिसमें नहीं होते वो अप्रोनिक होते हैं, मीन्स इसमें H+ आइंस नहीं होते, ठीक है। उसके बाद है द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन्स आर एसिडिक इन नेचर आर कॉल्ड एसिडिक। जो डोनेट कर सकते हैं प्रोटोन्स को वो एसिडिक इन नेचर हो गए, एसिडिक सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है। लाइक H2SO4 HF हो गया, ठीक है। द सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सेप द प्रोटोन्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो मतलब कि एसिडिक वो होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं प्रोटोन्स को, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी द सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन्स आर एसिडिक। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक होते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं वो एसिडिक हो गया। जो डोनेट कर सकते हैं, देखो, जो डोनेट कर सकते हैं वो एसिडिक हो गया, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक हो गए, ठीक है। उसके बाद है द सॉल्वेंट विच नाइदर हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन और नॉर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द प्रोटोन और एम्फोटेरिक। जो गेन और लूज दोनों ही नहीं कर सकते वो एम्फोटेरिक हो गए। विच नाइदर हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन और नॉर लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उसको लूज द प्रोटोन्स, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। आगे आयनाइजिंग एंड नॉन आइजिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना। वाटर हो गया, इथेनिल अल्कोहल हो गया, मिथेनिल अल्कोहल हो गया। आगे आयनाइजिंग एंड नॉन आइजिंग सॉल्वेंट्स, द सॉल्वेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन आर कॉल्ड आयनाइजिंग। जो कैपेबल अंडरगोइंग वाटर सेल्फ आयनाइजेशन, उसको हम कहते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट्स विच आर जनरली पोलर और आयनिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट्स विच डू नॉट अंडरगो डू नॉट आयनाइज आर नोन एज नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। सम एग्जाम्पल है बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। दे आर नॉन पोलर और नॉन आयनिक इन नेचर हो गए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जिसमें प्रोटोन्स होते हैं वो प्रोनिक होते हैं, जिसमें प्रोटोन्स नहीं होते वो नॉन प्रोनिक होते हैं, जिसमें H+ आइंस नहीं होते वो नॉन प्रोनिक होते हैं, जिसमें H+ आइंस होते हैं वो प्रोनिक होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट्स जिसमें प्रोटोन्स को डोनेट कर सकते हैं वो हमारे एसिडिक हो गए, जो प्रोटोन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक हो गए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी जिसमें गेन और लूज दोनों की प्रोटोन की नहीं होती वो एम्फोटेरिक हो गए। आयनाइजिंग जिसमें सेल्फ अंडरगोइंग आयनाइजिंग कर सकते हैं वो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हो गए, जिसमें वो डू नॉट आयनाइज, उसको हम कहते हैं नॉन आइजिंग सॉल्वेंट्स हो गए। लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और बेंजीन एग्जांपल होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिसमें कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल आइंस और अनाइंस, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। और जिसमें नॉट कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद द मेटल आइंस और अनाइंस, उसको हम कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। वो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटोनिक आइंस वो होते हैं जिसमें H+ प्रोटोन्स होते हैं, नॉन प्रोटोनिक वो होते हैं जिसमें H+ आइंस प्रोटोन्स नहीं होते। और फिर उसके बाद एसिडिक हमने वो पढ़े जिसमें वो डोनेट कर सकते हैं प्रोटोन को, वो एसिडिक हो गए। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटोन को वो बेसिक हो गए। फिर एम्फोटेरिक में वो होता है जिसमें नाइदर नॉर, वो ना तो एसिड को गेन, ना तो प्रोटोन को वो गेन कर सकते हैं ना लूज़ कर सकते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक बोल दिया। जिसमें आयनाइजिंग, जिसमें अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन, उसको आयनाइजिंग वो बोल दिए। जिसमें नॉन आयनाइजिंग वो होते हैं जो आयनाइज नहीं कर सकते सब्सटेंसेस को, वो। और कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड्स वो होते हैं जिसमें दे फॉर्म द कोऑर्डिनेटिंग लाइगेंड्स बना सकते हैं विद मेटल्स और नाइन्स से, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग बोल दिया। जिसमें नॉन कोऑर्डिनेटिंग वो होते हैं जिसमें नॉन कोऑर्डिनेटिंग वो डू नॉट फॉर्म नॉन कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें वो मेटल और आयन के साथ कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म नहीं बना सकते, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स नहीं बना सकते, वो नॉन कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स बोलते हैं। आगे हमने पढ़ना है द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि द सॉल्वेंट्स विच आर अदर देन वाटर, उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले हमारे पास है theoretical or the precipitation reaction, the reactions in which the precipitation occurred on the mixing two solutions are called as mathematical reactions. These type of reactions can be predicted if the values of the solubility or products of the compounds formed in the solvents are known, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिया AgNO3 BaCl2 के साथ क्या AgCl BaNO3 2 बन गया,
ये क्या बना, देखो ये हमारे पास बना AgNO3 लिया, ठीक है, प्लस BaCl2 बना। ये हमारे पास क्या बना, AgCl लग गया, साथ में BaNO3 ये पहली रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो होती है जिसमें प्रेसिपिटेशन अक्कर होती है मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस से। लाइक पहले हमने लिया AgNO3 को हम कर रहे हैं BaCl2 के साथ, तो ये क्या बना, AgCl यहाँ लग गया, ये BaNO3 हो जाएगा। ये रिएक्शन को रिएक्शन देखिए। उसके बाद ऑन द अदर हैंड जब आप क्या कहते हैं, फिर जब ऑन द अदर हैंड जब लिक्विड अमोनिया को प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड कंबाइंस विद द बेरियम नाइट्रेट के साथ, जब सिल्वर क्लोराइड को बेरियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन करोगे तो फिर क्या बनेगा आपके पास, फिर सेम वही बन जाएगा, वो क्या बनेगा, BaCl2 और साथ में AgNO3। तो पहली रिएक्शन हमने की AgCl को जब आप क्या कहते हैं BaNO3 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा BaCl2 साथ में क्या कहते हैं AgNO3। प्रेसिपिटेशन भी है कि प्रेसिपिटेशन अक्कर होती है बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, उसको हम मैथमेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अगली देखो, द सॉल्ट फॉर्मेशन द रिएक्शंस बिटवीन द अप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म द सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज द फॉर्मेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं टू फॉर्म दिस, ठीक है। ये हमारे पास है NaNH2, ठीक है, प्लस वाटर के साथ किया तो ये आ गया आपके पास NaOH बना, ठीक है, साथ में NH2CONH2 यूरिया बन गया इसमें, ठीक है, जिसमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस दोनों होते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट्स, उसका हम सॉल्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो पहली रिएक्शन हमने की, क्या कहते हैं, AgNO3 को जब BaCl के साथ करोगे, BaCl2 के साथ करोगे तो आपके पास बनेगा AgCl और साथ में प्लस BaNO3 के साथ बनेगा। तो ये हमारे पास होगी थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने की, जो मिक्सिंग अप ऑफ टू सॉल्यूशंस को जब करोगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन अक्कर होगी। उसके बाद हमने की थी सॉल्ट रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसिक, जब हम सॉल्ट फॉर्मेशन, कोई भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस दोनों होते हैं, तो उसको हम सॉल्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप सोडियम यूराइड प्लस वाटर लोगे तो NaOH लोगे, साथ में यूरिया बन जाएगा। ये देखो ये क्या बनेगा, NaNHCONH2, ठीक है, NaNHCONH2 को जब वाटर के साथ करोगे तो आपके पास NH प्लस OH ये बना, ठीक है, मतलब ये हमारा, ये देखो एसिडिक भी बना और बेसिक दोनों बने, प्लस यूरिया बन जाएगा NH2CONH2, ये हमारे पास यूरिया बन जाएगा, ये यूरिया बन गया। ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन बन गया। सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे बना, एसिडिक और बेसिक दोनों को सॉल्यूशंस को मिला के वो सॉल्ट फॉर्मेशन बन गया। ये रिएक्शंस बहुत इजी है, ये आपने बस यहाँ पर ये सोडियम यूराइड प्लस वाटर है तो मीन्स NaNHCONH2 ये बना, प्लस वाटर ले लिया, साथ में आपके पास बना, साथ में ये देखो साथ में क्या बना आपके पास NaOH बना प्लस NH2CONH2 ये बना, ये हो गया, ठीक है। हाउएवर दिस सॉल्ट कैन बी इजीली फॉर्म्ड इन द लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन बाय रिएक्शन ऑफ द यूरिया, ठीक है, विद द स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड के साथ। यूरिया को जब सोडामाइड के साथ करोगे तो सोडियम यूरिनेट प्लस अमोनिया बनेगा। आगे हमारे पास है एसिड बेसिड रिएक्शन। एसिड बेसिड रिएक्शन इन द नॉन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डायरेक्टली एसोसिएशन ऑफ रिएक्शन विद द सॉल्वेंट गिव्स द कटाइन। बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव एसिड वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट की तरफ कटाइन देता है और सॉल्वेंट की तरफ बेस वो होता है जो सॉल्वेंट की तरफ अनाइन देता है। एसिड बेसिड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट फिर मैंने कहता है करेक्टर कैसा है, सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस कैसी हैं, ठीक है। इसका है कि एसिड बेसिड को जब करोगे सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनेगा। ये देखो एसिड बेसिड, ये हमारा एसिड हो गया,
NH4Cl एसिड हो गया, प्लस NaNH2, ये देखो, ठीक है, NH4Cl ये हमारा एसिड हो गया, और ये NaNH2 ये हमारा बेस हो गया। जब करोगे तो ये हमारे पास NaCl का बना सॉल्ट बन गया, प्लस साथ में क्या कहते हैं NH3 अमोनिया सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब सॉल्ट प्लस और साथ में सॉल्वेंट बनेगा। ये सॉल्ट बन गया, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ये सॉल्वेंट बन गया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि सॉल्वेंट वो होते हैं जो अदर देन वाटर होते हैं, उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। नॉन एक्वस सोल्यूशन में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और मेटाथेटिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में होता है कि जब मिक्सिंग ऑफ दो सब्सटेंसेस करोगे तो प्रेसिपिटेशन होगी। जैसे AgNO3 को जब BaCl2 के साथ करोगे AgCl प्लस BaNO3 बन जाएगा। क्या बनेगा, AgNO3 को जब BaCl2 के साथ करोगे AgCl प्लस BaNO3 बन जाएगा। उसके बाद हमने रिएक्शन ये कि AgCl BaNO3 को करोगे तो BaCl2 बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। उसके बाद हमने सॉल्ट रिएक्शन पढ़ी कि सॉल्ट रिएक्शन कैसे बनती है, एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस। जब सॉल्ट में दोनों एसिड भी हो, एसिड सब्सटेंस भी हो और बेसिक सब्सटेंस भी हो, उसमें हम सॉल्ट फॉर्मेशन बनाते हैं। लाइक सोडियम यूराइड को जब वाटर के साथ करोगे NaOH बन जाएगा, साथ में आपके पास मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में यूरिया बन जाएगा। जब यूरिया को सोडामाइड के साथ करोगे तो सोडियम यूरेट प्लस अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। जब सोडियम यूरेट को प्लस वाटर के साथ करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बन जाएगा, साथ में यूरिया बन जाएगा। और जब यूरिया को सोडामाइड के साथ करोगे तो सोडियम यूरेट प्लस अमोनिया बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़े एसिड बेसिक रिएक्शन में बताया कि जो एसिड सब्सटेंस है वो हमारा कटाइन देगा, जो एसिड सब्सटेंस है वो हमारा कटाइन देगा, और जो बेसिक सब्सटेंस है वो हमारा नाइन देगा। जब आप एसिड को बेस के साथ करोगे तो सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनेगा, सॉल्ट और सॉल्वेंट बनेगा। NH4Cl NH2 और साथ में NaCl बन जाएगा, साथ में अमोनिया बन जाएगा, तो सॉल्ट और सॉल्वेंट। तो याद रखना कि जब आप AgNO3 BaCl2 के साथ करोगे तो AgCl BaNO3 बन जाएगा, फिर ये AgCl BaNO3 को BaCl2 बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। फिर इसके बाद सोडियम यूरेट प्लस वाटर को करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यूरिया बन जाएगा। यूरिया सोडियमाइड को करोगे तो यूरिया और साथ में सोडामाइड को करोगे तो सोडियम यूरेट प्लस NH3 बन जाएगा। और जब क्या कहते हैं एसिड और बेसिस को करोगे तो सॉल्ट प्लस अमोनिया बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। एसिड और बेस को करोगे सॉल्ट एंड सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो रिएक्शंस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को जब एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड को जब NH3 के साथ करोगे तो ये हमारा CH3 ये हमारा सेपरेट आउट दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जब एसिडिक एसिड को वाटर के साथ करोगे तो CH3COO प्लस CH3O बन जाएगा। CH3COO H2SO4 के साथ करोगे तो CH3COOH2 बन जाएगा प्लस HSO4 बन जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ये देखो, जब CH3COO को H को प्लस एसिडिक एसिड को जब NH3 के साथ करोगे तो ये हो पाएगा CH3COO प्लस NH4 बन जाएगा, ठीक है। जब एसिडिक एसिड को वाटर के साथ करोगे तो ये बनेगा CH3COO साथ में H3O। जब एसिडिक एसिड को अमोनिया के साथ करोगे तो CH3COO NH4 बन जाएगा। और जब एसिडिक एसिड को वाटर के साथ करोगे CH3C प्लस CH3O बन जाएगा। उसके बाद द रिएक्शंस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूट इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स split up into two parts, one or both which gets attached to the solute molecules are called as solvulolic reactions, ठीक है। जब आप इसमें उन्होंने कहा है कि जब सॉल्वेंट को आप रिएक्ट करोगे सॉल्यूट के साथ, ठीक है, जब सॉल्वेंट, ठीक है, जब सॉल्वेंट को आप रिएक्ट करोगे सॉल्यूट के साथ इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, वन ऑफ द बोथ विच गेट्स अटैच्ड टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं, ठीक है। जब एक हमें पता है जो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, उससे हमारा सोल्यूशन बनता है,
हमें पता है सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है। तो इसमें उन्होंने सॉल्वेट रिएक्शंस में क्या बोला कि जब सल्यूट को आप जब सल्यूट हमारा जब सॉल्वेंट हमारा सल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा, जब सॉल्वेंट हमारा सल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ द बोथ गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं सॉल्वेट रिएक्शंस। जैसे वाटर को हमने किया NH3OH बन गया वाटर, साथ में ये देखो रिएक्शन देखो, वाटर इसको इक्विलिब्रियम पे किया NH3O प्लस OH बन गया, ठीक है। फिर SO2Cl2 बन गया प्लस वाटर SO2OH2 CH3 प्लस Cl बन गया, ठीक है। F के साथ वाटर के साथ किया HF बन गया प्लस OH बन गया, ठीक है। फिर NH3 लिया तो NH4 बन गया, NH2 बन गया। SO2Cl2 को जब NH3 अमोनिया के साथ किया तो SO2 NH2 NH4 बन गया प्लस Cl बन गया। जब H को अमोनिया के साथ किया तो NH2 बन गया प्लस H2 बन गया, ठीक है। मतलब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है, रिएक्शंस आप एक बार लिख के देख लेना, हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी रिएक्शन डिफिकल्ट है पर अगर इसको लिख के देखोगे तो आपको ईजिली हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये रिएक्शंस क्या कहते हैं, लिख के देख लेना। ये थोड़ी सी टफ है पर हो जाएगी मेरी बात। इसमें उन्होंने क्या तो सॉल्वोलिक रिएक्शन में क्या बताया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्वोलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सॉल्वोलिक रिएक्शन में उन्होंने बताया कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे सल्यूट के साथ इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट्स, इन विच वन और द बोथ विच गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं सॉल्वोलिक रिएक्शंस, ठीक है। सॉल्वोलिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐसी जगह जाके सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो 1 और 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, 1 और बोथ विच गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं सॉल्वोलिक रिएक्शंस। एक बार ये रिएक्शंस लिख के देख लेना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सॉल्वोलिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि जिसमें वो सल्यूट के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें कि वो जाके अटैच हो जाएंगे सल्यूट मॉलिक्यूल सच अ वे दैट इट गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस एक बार देख लेना। आगे हमारे पास सॉल्वेशंस, द रिएक्शंस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, सल्यूट स्पीशीज सच एज कैटाइन हो गया, अनाइन हो गया और मॉलिक्यूल, उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। लाइक H2SO4 को NH3 के साथ करोगे कॉपर SO4 NH3 बन गया। कॉपर Cl2 को वाटर के साथ करोगे कॉपर वाटर प्लस Cl2 बन जाएगा। BaSO4 को H2SO4 के साथ करोगे तो BaSO4 प्लस 3 NH2, मतलब कि ऐसे आपके साथ, मतलब कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, कैटाइन हो चाहे नाइन हो चाहे मॉलिक्यूल हो। अगर अभी तक मैं नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्वेंट विच इज़ अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, जो पानी से विदाउट वाटर होते हैं उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो द सॉल्वेंट विच आर अदर देन वाटर उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। और सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है, याद रखना। और इसमें इथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। द सॉल्वेंट विच इज़ अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग मेथड ऑफ फ्यूजन में हमने ये पढ़ा कि कितना मोल चाहिए हमें सॉलिड से लिक्विड फेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन हो गया। वेपर फेज में हमने ये पढ़ा कि कितना मोल हीट कितनी एब्जॉर्ब चाहिए हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए, तो लिक्विड फेज से हमें उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई। ये इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्स पे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फिर टॉरेंट कांस्टेंट हमने बताया डेल्टा H इवेपोरेशन TB ओवर टॉरेंट इज इक्वल टू टॉरेंट कांस्टेंट हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कहते हैं द सॉल्वेंट विच आर अदर देन वाटर उसको हम एक्वस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करता है। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने आपको बता दी हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन जितना ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज ज़्यादा होंगी। फिर टॉरेंट कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उन्होंने पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर सॉल्वेंट्स के ऊपर कूलम्स लॉ पे डिपेंड किया हुआ है। F इक्वल टू Q प्लस Q माइनस ई आर स्क्वायर। ई मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ द, ठीक है। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की ज़्यादा होगी तो फोर्स हमारी कम लगेगी।
फोर्स हमारी कम लगेगी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फोर्स हमारी कम लगेगी, हेंस इट इज़ ईजी टू डिजॉल्व एनायनिक सब्सटेंस। फिर उसके बाद हमारे पास हमने डाइपोल मोमेंट बताया। डाइपोल मोमेंट हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, जिसमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर बताया। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। द ग्रेटर द पोलैरिटी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद विस्कोसिटी में फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड किया, जिसमें कि इसमें उन्होंने बताया कि वाटर, इथेनॉल, अल्कोहल और लो विस्कोसिटी पे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें लो विस्कोसिटी होती है, हाई फ्लूइडिटी होती है अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। फिर प्रोटॉनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन पे H+ साइंस होते हैं, प्रोटॉन से H+ साइंस होते हैं, उसको प्रोटॉनिक बोलते हैं। जिसमें प्रोटॉन पे H+ साइंस नहीं होते उसको हम नॉन प्रोटॉनिक बोलते हैं, या फिर हम अप्रोटॉनिक बोलते हैं। एसिडिक में वो होते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसको हम एसिडिक बोलते हैं। जो हमारे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक होते हैं। फिर इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, नाइदर और नॉर, ना वो गेन कर सकते हैं ना वो लूज़ कर सकते हैं प्रोटॉन को, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। आयनाइजिंग, जिसमें आयनाइजिंग सेल्फ पावर होती है आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स को, तो उसको हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसमें वो डू नॉट आयनाइज ऑल, तो उसको नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कम्प्लेक्सेस मेटल और लाइगेंड के बीच में, मतलब कि अनाइन और कटाइन के बीच में वो लाइगेंड्स बना सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स हो गए। जिसमें वो मेटल कोऑर्डिनेटिंग नहीं बना सकते मेटल आइंस और अनाइंस के बीच में, तो उसको हम नॉन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा मिथेनॉल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो सोल्यूशन मतलब कि सल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करोगे तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन AgNO3 और BaCl2 के साथ करोगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अक्कर होगी। सॉल्ट फॉर्मेशन में पढ़ा कि एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस को मिला के हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन बनता है। लाइक द सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ करोगे तो NaOH बन जाएगा, साथ में यूरिया बन जाएगा। उसके एसिड बेसिड में हमने पढ़ा कि एसिड में वो हमारे पास कटाइन देता है और बेसिक में हमारे पास वो नाइन देता है। फिर जब एसिड और बेसिड को साथ में करोगे तो सॉल्ट और साथ में सॉल्वेंट बनेगा। एसिड बेसिड गिव राइज टू सॉल्ट और सॉल्वेंट, ठीक है। फिर इस बार सॉल्वोनिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि वो ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास रिएक्ट करेंगे सल्यूट के साथ इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट दे गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं सॉल्वोनिक रिएक्शंस, ठीक है। एक बार रिएक्शंस गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हमारे पास है सॉल्वेशन में है कि मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के जाके अटैच हो जाएंगे सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ। सॉल्वेंट जाके अटैच हो जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हो जाएंगे सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। आगे हम करेंगे कल, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट on the comment box. If you understand my video, please if you understand my topic, understand my video, please add a comment in a comment box and please like share subscribe my channel. Please guys, like share subscribe my channel. Thanks for watching.